हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी। ठीक है, और आपके साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है और हम लिमिटेड ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पता है, दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लिया हूँ और उन्हीं क्वेश्चन से मैं, है ना, इन एक क्वेश्चन से कई प्रकार के आंसर बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है, और तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई वृद्धि 2011 की तुलना में लगभग खालिस्तान कितने प्रतिशत प्रदर्शित हुई। ठीक है, ये कहना चाहता है 2001 में जितनी जनगणना थी और 2011 में जितनी गणना थी उनका कितना परसेंट में वृद्धि हुई। ठीक है, 2011 में मान लो 5 आदमी थे, 2001 में 5 आदमी थे, 2011 में हो गए 50 आदमी। तो इनके बीच में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर आएगा, एकदम आसान आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, 17.5% है। ये सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ फैक्ट बताता हूँ आपके इसी जनगणना के ऊपर। ठीक है, 2011 में कौन सी जनगणना करवाई गई थी। ये करवाई गई थी जो 2011 में हमारी जो भी जनगणना हुई थी वो हुई थी 15वीं। ठीक है, और अगली जनगणना कब हुई हमारी, अगली जनगणना कब होगी, 2021 में। 2021 में ये कौन सी होगी, 16वीं जनगणना। ठीक है, ये बात सबको पता चल गई। ठीक है, 16वीं जनगणना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये 16वीं जनगणना, इसका आंसर तो सबको पता चल गया, 17.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको हमारी पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना हुई उस समय वायसराय कौन था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ 2011 जब हमारे भारत की पहली जनगणना हुई तो हमारा वायसराय कौन था, और ये कब हुई थी, 1872 में हुई थी। इसका वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, वायसराय था लॉर्ड मेयो। ठीक है, सबको पता चल गया कौन था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये थी हमारी 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अगर पूछ ले भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872 में, किस वायसराय के टाइम पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। समझ गए, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं अगले फैक्ट पर आता हूँ। ठीक है, अब पता है हमें कितने साल बाद जनगणना होती है हमारी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। हमारी हर 10 वर्ष बाद, कितनी, 10 वर्ष बाद हमारी जनगणना होती है 10 वर्ष बाद। ठीक है, हर 10 साल बाद हमारी जनगणना होगी। ठीक है, अब ये 2011 की 15वीं थी। ठीक है, अगली जनगणना कब होगी, 2021 में। 10 साल कब हो जाएंगे, 2021 में। और ये कौन सी होगी, ये होगी 16वीं। सबको पता चल गया। ठीक है, इसको पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई, ये तो हुई ओनली जनगणना। ठीक है, 1872 में ओनली हुई जनगणना। ठीक है, और पूरे भारत में कुछ स्थानों पर 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी बस ओनली। मान लो मैं मेरे शहर का नाम ले लेता हूँ, इस शहर में, दिल्ली में, मान लो दिल्ली में जनगणना स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे ना पूरे भारत में पहले जनगणना कब स्टार्ट हुई, 1872 में हुई। अब पूरे भारत की जनगणना कब स्टार्ट हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ये क्वेश्चन में बस डिफरेंस है, कुछ नहीं। ये बनता है 1881 में। इस समय कौन था वायसराय, लॉर्ड रिपन। तो याद रखना, रिपन यानी संपूर्ण भारत, रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन की वजह से हमारे पूरे भारत की जनगणना हुई थी इसके कार्यकाल के दौरान। तो सभी को याद रहेगा 1881 में हुई थी। और अगर पूछ ले पहली जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, 1872। ये दो चीज़ें याद करने वाली है। और ये 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं। अगली आएगी 2021 की जनगणना कौन सी होगी, 16वीं। ठीक है, ये सबको याद होगा। और कितने साल बाद जनगणना होती है, 10 वर्ष बाद। सबको याद है। ठीक है, याद है। अब एक बात पूछता हूँ, हमारा भारत
आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। कब हुई? 1951 में। याद सबको? 1951 में। यानी ये बता देना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र हो गया तुम्हारा भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 को। ठीक है, ये सबको याद रहेगा। ठीक है, अब बताता हूँ 2021 की जनगणना हुई। कौन सी थी ये? एक तो थी ये 16वीं। ठीक है, 16वीं जनगणना होगी। और ये कितनी भाषाओं में की जाएगी? देखो कितना फैक्ट बना। ये तो कौन सी थी? 16वीं जनगणना। ठीक है, 16वीं। और ये कितनी भाषाओं में की जाएगी? 16 भाषाओं में। 16 भाषाओं में जनगणना की जाएगी 2021 की। ये सबको याद होगा। 16वीं जनगणना थी और 16 भाषाओं में इस जनगणना को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, और इसका एक आदर्श वाक्य क्या था? 2000 अगर पूछ ले मोटो, आदर्श वाक्य कहीं पूछते नहीं ओलंपिक में, इसका मोटो क्या था? तो ऐसे बता रहा हूँ, आदर्श वाक्य क्या था इसका? क्या था पता है किसी को? 2021 की जनगणना का क्या आदर्श वाक्य था? किसी को पता? जन भागीदारी से जन कल्याण। कौन सा था पता है किसी को? ये था, आपको मैं बताता हूँ। जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, याद रखोगे? 2021 की जनगणना का मोटो क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। सबको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, याद रखोगे? हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी पहले ये बताइए आप। हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2021 की तुलना में लगभग खालिस्तान प्रतिशत वृद्धि हुई। कुछ नहीं पूछना चाह रहा, फिर घुमा के तरह कितने % की वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 तक? तो कह देना सीधा 17.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना की थी? 15वीं बार करवाई गई थी। ठीक है, 15वीं बार करवाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ लेते, लेकिन संपूर्ण पूरे भारत की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। रिपन 1881 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। ठीक है, 1951 में। और प्रत्येक जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। पहले 11 में हुई थी, उसके बाद 21 में हुई। ठीक है, उसका अभी बायोडाटा आया नहीं 21 का, तो आ जाएगा, बता देंगे आपको। ठीक है, अब है 2021 की जनगणना कौन सी है? 16वीं जनगणना। कितनी भाषाओं में की जाएगी? 16 भाषाओं में की जाएगी। ठीक है, 16वीं जनगणना है, 16 भाषाओं में की जाएगी। ठीक है, और क्या है इसका आदर्श वाक्य? क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण होगा। अगर भाग लोगे तो कल्याण होगा। ये याद रखना थोड़ा बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबको याद है? 17.5%। लिख देता हूँ फिर से, किसी को नहीं याद तो। 17.5%। ठीक है, 17.5% आंसर इज राइट आंसर। तो सबको याद रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा खालिस्तान गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। ये पूछता आईपीसी की धारा। भारतीय में आईपीसी और सीआरपीसी आता है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। खालिस्तान गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो कौन सी धारा है वो? 143 यानी समझा होगा, सबने पता होगा 143। ठीक है, तो आप थोड़े समझदार हो, ये याद रख लेना। गैर कानूनी कौन सी है? अगर 143 करोगे तो गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है,
143 याद रखना, गैर कानूनी। ठीक है, गैर कानूनी। तो कभी भी ध्यान रखना 143 करने से पहले आईपीसी लग जाएगी आप पर 143। ठीक है, गैर कानूनी है और इसके तहत आपको दंड मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे 143 गैर कानूनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी। ये थोड़ा मिस्टेक होगा, ये जन है ना, जन की जगह आएगा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देखो पहला क्या है, अनेक रासायनिक उद्योगों। पहले तो आपको ये समझाता हूँ सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। ठीक है, CO3 Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है आपको पता है? सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सुना है सोडा? सरफ सुना है आपने किसी ने, कभी किसी को ने? तो ये होता है धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा सबको याद रहेगा। धोने वाला सोडा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। कंफर्म? एकदम ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जब हम आपको मैं एक ट्रिक से समझाता हूँ, आपको एक सिंपल क्वेश्चन में समझाता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको बताता हूँ। हम जब पानी में सरफ डालते हैं तो जगून आते हैं, जगून आने हम कपड़े डाल देते हैं तो पता है मैल उतर जाता है बाल्टी में। तो ये उसकी जल की पहले तो ये कठोरता ख़त्म कर देता है। ठीक है, सरफ सोडियम कार्बोनेट, समझ में आया? तो इसलिए ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। अब सरफ पानी में डालो, देखिए ऑप्शन सेकंड क्या है? पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। आप ये बताओ, अगर सरफ को पानी में डालोगे वो कीटाणु रहित हो जाएगा? नहीं, खराब हो जाएगा। कपड़ा उद्योग में कपास और लेटिन के व्यंजन के रूप में गलत। अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण क्रमक के रूप में गलत। ये है ऑप्शन सी इसका आंसर। कौन से? ऑप्शन सी। अब आपको पता तो चल गया सोडियम कार्बोनेट, सबको पता चल गया धोने वाला सोडा होता है। इसका सूत्र क्या? इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। सबको पता चल गया। एक हमने सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सब ने सुना है, ज़्यादातर सब ने सुना है, लेकिन कोई बस भूल जाता आदमी। सोडियम कार्बोनेट का तो सूत्र क्या होता है? ये तो होता है धोने वाला सरफ याद रखने, जल की कठोरता को दूर करता है। ठीक है, Na2CO3 इसका सूत्र। तो इसको याद करना पड़ेगा Na2CO3। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई लग गया बस इसके, बस बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ये H लग गया, नीचे 2 था उसकी जगह H लग गया बस। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा होता है? पता है आपको? बेकिंग सोडा किस ने सुना है नाम? बेकिंग सोडा भूल जाओगे। मैं ये कह दूँ बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखो। किसी को पता है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र? नहीं पता किसी को भी। तो मैं आपको बताता हूँ बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3। ये है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, इसे क्या और कहा जाता है? मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। पता है पूरियों गोलगप्पे तो सुने होंगे सबने,
गोलगप्पों में डाला जाता है सोडा, बोलते मीठा सोडा डाला, जिससे गोलगप्पे में फुलावट आ जाती है, वो यही डाला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। हम आम भाषा में कहते हैं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, आम भाषा में कहते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र या मीठा सोडे का रासायनिक सूत्र या खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम को क्या लिखते हैं हम, Na सोडियम का रासायनिक सूत्र है, समझ रहे हो, इसलिए मैं Na बार बार लिख रहा हूँ, याद रखो आप, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaH, यानी बस मज़ेदार, CO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। बस ये 2 हटाकर यहाँ H लग जाए तो बाइकार्बोनेट, समझ रहे हो। सबको आया समझ में इतना जितना मैंने समझाया। एक और आपने सुना होगा नमक, नमक सबने सुना है, सबने, लेकिन पता नहीं, बस नमक सुना है सबने, पता किसी को नहीं। नमक का रासायनिक नाम क्या है, इसे भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो सोडियम है Na तो लगेगा, क्लोराइड के लिए आता है Cl, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है नमक का, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन क्लियर सभी को, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करता है, थोड़ा प्रिंटिंग में समस्या आ गई, ठीक है। ये आंसर आएगा C ऑप्शन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे और समझ पाओ तो क्या है ये क्या नहीं। बस चौथा क्वेश्चन हमारे पास, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। नंबर 2, बायोगैस बिना धुआं, ये धुआं थोड़ा गलत प्रिंट होगा, बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है। जब ये बायोगैस जलती है तो कोई अवशेष नहीं बचाती, समझ रहे हो, बिना धुआं के जलती है और कोई अवशेष नहीं बचाती। अगला क्वेश्चन, अगला C ऑप्शन, बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है, ठीक सही है। अगला D ऑप्शन, बायोगैस को गोबर गैस के रूप में जाना जाता है। ये है मैन, अब यहीं से पढ़िए आप, बायोगैस को क्या कहा जाता है, गोबर गैस। गोबर कौन सा, बहुत लड़कियों ने गोबर घेरा भी है, तो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। लड़कियाँ गोबर घेरती रहती हैं ज़्यादा, ठीक है, उसे कहते हैं गोबर गैस, ठीक है। तो उसका रासायनिक नाम क्या, बायोगैस बोल देते हैं, ठीक है। गोबर कोई खड्डा खोद ले तो उसमें घेर ले तो उससे गैस उत्पन्न होती है, तो उसे बायोगैस बोल देते हैं, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं। इसका सही आंसर, कौन सा कथन गलत है, ये सही है, बायोगैस को गोबर गैस कहा जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है बायोगैस के उत्पादन में अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट, वाहित मल, यानी देखो वाहित मल यानी ये मल मूत्र यानी गोबर ये सब जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, सूखा लकड़ी लुकड़ी सब कुछ जाता है, पादप पौधप वनस्पति सब अंदर जाती है, तो वो बन जाता है, ठीक है। क्या बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट, वाहित मल सब जाते हैं, ये भी सही है। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, सही बात है, और कोई अवशेष नहीं बचाती भाई। आपने कभी गैस सुना है, गोबर गैस,
तो वो कभी बचाती है नहीं बचाती। एक बायोगैस में मीथेन 1% कम होता है। पता है बायोगैस में मीथेन कितना % होता है? अब पहला फैक्ट आपके पास, पहला फैक्ट, मीथेन कितना % होता है? मीथेन कितना % होता है बायोगैस में? ये होता है 55 से 60%। लगभग अगर एक ऑप्शन आ जाए तो 75%, बहुत ज़्यादा होता है मीथेन। समझ गया? तो इसमें 1% कम का मामला ख़त्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यानी गलत है। ये बाकी 3 सही है, पढ़ लेना। और बताता हूँ इसके बारे में यार, अभी सब्र करो दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हम क्लियर करके ही चलेंगे। ठीक है, और बताता हूँ बायोगैस में क्या क्या होता है। मोस्ट जो मेन चीज़ें होती है बायोगैस में, पता है क्या क्या होता है? एक तो होता है मीथेन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। ठीक है, ये कितना होता है? 35 से 40%, 35 से 40%। और ये कितना होता है? 55 से 60%। समझ रहे हो सब? बायोगैस में कौन कौन सा सबसे मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होता है CO2। कभी पूछ ले, अगर मान ले मीथेन ऑप्शन नहीं हो तो तुम टेंशन नहीं लेना, CO2 ऑप्शन क्लियर कराना, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? बिल्कुल हाँ। अगर आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। आगे बताता हूँ आपको। आपने 2 नाम ज़रूर सुने होंगे, 2 नाम ज़रूर सुने होंगे। एक तो सुना होगा LPG। ठीक है, LPG। ठीक है, LPG। ठीक है, एक सुना होगा CNG। दोनों नाम बहुत सुना आपने, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंफर्म बता रहा हूँ आपको, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के पेपर होते हैं उसमें लगभग फुल फॉर्म पूछता है इनके, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आप ध्यान दो। ठीक है, अब पहले बताता हूँ आपको LPG क्या? LPG ये होता है लिक्विफाइड, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, PETROLEUM, पेट्रोलियम GAS। मेरे पास यार फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन कम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। LIQUEFIED। ठीक है, दूसरा है पेट्रोलियम PETROLEUM, पेट्रोलियम। आ गया था गैस GAS। ठीक है, LPG में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूर पूछेगा तो आप ध्यान रखना एकदम। ठीक है, याद हो गया? LPG द्रवित पेट्रोलियम, जी यानी गैस। ठीक है, जी यानी गैस। समझ में आया सभी को? ठीक है सर, आ गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी आपकी तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में कहोगे तो हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, समझ में आ गया? LPG है, समझ में आ गया सभी को? अब एक और LPG के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। LPG इसके घटक पूछ लेता है। LPG में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक तो सुना होगा आपने नाम प्रोपेन, एक सुना होगा ब्यूटेन, और एक सुना होगा इथेन। होते तो ये 3 चीज़ें, कई बार ऑप्शन में दे देता है। सबसे ज़्यादा LPG का प्रमुख घटक कौन सा है? ब्यूटेन। तो कभी आपको पूछ ले बाय चांस
तो एलपीजी में कौन कौन से घटक होते हैं, ये 3 ऑप्शन दे के चौथा अलग ऑप्शन दे दे, चौथा दे दे आपके पास मीथेन। तो मीथेन तो होता नहीं इसमें एलपीजी में, तो आप मीथेन को नहीं पूछ ले इनमें से कौन सा घटक नहीं होता, तो मीथेन नहीं होता इसमें, तो याद रखना आप, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कोई अलग ही ऑप्शन दे दे सारे, और उसमें पूछ ले मैन कौन सा घटक होता है, ये दोनों भी दे दे, ये 30 भी दे दे, और भी दे दे कुछ एक, ठीक है। पर देगा नहीं, ये दोनों ना देकर इनमें से कोई सा भी दे दे, तो इसका मेन घटक होता है ब्यूटेन, तो याद रखना इसका मेन घटक होता है ब्यूटेन, तो याद रखना। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा, ब्यूटेन। एलपीजी के फुल फॉर्म क्या होता है, दैट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड होता है ये, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, समझ रहे हो, और कुछ नहीं होता। तो इसको हम याद, एलपीजी के बारे में पता चल गया हमें। अब हम आते हैं अगला, किसके बारे में, सीएनजी। सीएनजी इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं कंप्रेशर, COMPRESSED, कंप्रेशर्ड नेचुरल गैस, NATURAL नेचुरल GAS गैस, इसे बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आप याद रखो COMPRESSED, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, ठीक है, नेचुरल गैस, कंप्रेशन नेचुरल गैस, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका प्रमुख घटक कौन सा है, उसमें कौन सा था, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। इसमें कौन सा है, उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। इसमें कौन सा है, मेथेन। इसका प्रमुख घटक कौन सा है, मेथेन प्लस प्रोपेन, बस 2 ही होते हैं, मेथेन प्लस प्रोपेन। ऐसे तो बहुत कम और भी होते हैं, लेकिन मेन घटक कौन सा है, मेथेन और प्रोपेन, पर मोस्ट इंपोर्टेंट है मेथेन। तो CNG का पता चल गया सभी को। अब मैं आपको फिर से एक रिपीटिशन करवा देता हूँ हल्का सा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, किसी को याद हो तो हमारे स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन है, बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बायोगैस में मीथेन 1% कम होती है, गलत बात है, क्योंकि कितनी होती है, हमने कितना पढ़ा है, 55 से 60% होती है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है, 35 से 40%, ठीक है। उसके बाद हमने 2 चीज़ें पढ़ी, LPG और CNG। LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटी। पता है LPG गैस कौन सी होती है, LPG गैस वो होती है जो हम सिलेंडर में यूज करते हैं, और CNG गैस वो होती है जो गाड़ियों में यूज करते हैं। आजकल तो पता है सबने सुना होगा, CNG की गाड़ी आ रही है, CNG गाड़ी आती है, एवरेज ज़्यादा देती है। सो CNG वही गैस होती है जो हमारी गाड़ियों में डाली जाती है। LPG वो गैस होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, LPG गैस वो होती है। समझ में आ गया सभी को। इसका प्रमुख गैस ब्यूटेन, हम ऐसे याद कर सकते, ब्यूटी कहाँ, घरों में होती है, गाड़ियों में नहीं होती है। तो ब्यूटी कहाँ होती है, घरों में। ब्यूटेन इसका प्रमुख घटक होता है। और CNG मेथेन, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, LPG को तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं हिंदी में भी, और उसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG क्या होता है, कंप्रेशन नेचुरल गैस, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, ख़त्म। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसका आंसर क्या है, नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर 5, आता है महापरानंद। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, महापरानंद ने खालिस्तान साम्राज्य पर शासन किया, वो कौन सा साम्राज्य था जिस पर शासन किया महापरानंद ने। इसका सीधा आंसर क्या है, मगध शासन पर, ठीक है, मगध शासन पर इन्होंने साम्राज्य किया, ठीक है, राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो अभी तक एग्जाम में आ चुके, ठीक है। और आप चेक कर लेना 2020 का एग्ज़ाम पेपर दिल्ली पुलिस का, मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, जो भी अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं,
हेड कांस्टेबल के पेपर में आ सकते हैं, एमटीएस में आ सकते हैं, जो भी हमारे मोस्ट जीके के क्वेश्चन जो बनते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये भी करा दूंगा, एक क्वेश्चन करा के आंसर ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं चाहता, समझ रहे हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन से हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और आप बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मगध, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट खालिस्तान की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। इसकी कौन सी पुस्तक जो एक काल्पनिक चरित्र है इसकी पुस्तक में दर्शाया गया, ठीक है। और ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कौन है, क्या है, ये समझ नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। इसकी पुस्तक थी कौन सी, आपने मूवी देखी होगी, और सबसे ज़्यादा फेमस मूवी हुई थी हॉलीवुड में, हमने देखना स्टार्ट किया था जब, ठीक है। हैरी पॉटर, कौन सी, हैरी पॉटर, ठीक है। हैरी पॉटर में एक काल्पनिक चरित्र था, उसका क्या नाम था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। और ये किसकी पुस्तक थी, आंसर क्या आएगा, जेके रोलिंग की। हैरी पॉटर आपने कभी देखा हो तो या फिर से देखना, उसमें एक था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, ठीक है। हैं वो ये एक काल्पनिक चरित्र था हैरी पॉटर में, और ये किसकी थी, जेके रोलिंग की। पता चल गया सभी को, जेके रोलिंग, ये जेके रोलिंग की एक करेक्टर का नाम था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, ठीक है। जैसे फिल्मों में अमिताभ है, अमिताभ बच्चन का राहुल भी नाम रख देते हैं, ऐसे ही जेके रोलिंग की पुस्तक में हैरी पॉटर की कहानी में एक करेक्टर था, एक जो किरदार निभा रहा था अपना, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, ठीक है। उसमें एक काल्पनिक चरित्र का वर्णन है, श्रृंखला की पुस्तक है, ठीक है। तो ये याद रखो कि जेके रोलिंग, सभी को याद रहेगी, काफ़ी फेमस वो है यार मूवी, आपने कई बार सुना भी होगा, उसमें देखना, फर्स्ट पार्ट देखना उसका, हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, समझे आप, शाबाश, समझना है आपको। अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जेके रोलिंग, ऑप्शन नंबर 1। अगला आ गया 7वां क्वेश्चन। एक कहता है खालिस्तान त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये जिसमें, ये इंग्लिश में लिखा गया है, वैसे कुछ नहीं, जिसमें है ये, ठीक है। कौन सा था जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं। पालतू पहले थे, त्रिपुरा में एक पर्व बनाया जाता है, एक त्यौहार बनाया जाता है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वो कौन सा त्यौहार था, पता आपको किसी को, कोई तो बताओ। किसी को, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ये होता है गरिमा त्यौहार। कौन सा, गरिमा त्यौहार। गरिमा त्यौहार में पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। ये गरिमा त्यौहार कहाँ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक और है केर पूजा, खर्ची पूजा, ठीक है। ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो याद रहेगा ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। कौन से त्यौहार है, गरिमा पूजा के दौरान पालतू पशु और धन संपत्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। राइट आंसर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आएगा 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है। वाह, नाइस आंसर, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है। कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है, इंचे, तांबो, रोलोंग, पेमा या गत्से, ठीक है। इसमें ये जो तांबे है, तांबे ये नहीं है सिक्किम में, ये कहाँ पर है, हिमाचल, हिमाचल में। बाकी ये जो तीनों बच गए ये हैं सिक्किम में, समझ में आया।
इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, तांबो। तांबो, तांबे नहीं, तांबो। ठीक है, आपने एक मठ का नाम आ गया तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ छोटे छोटे, ठीक है। और ये सिक्किम में तीन तो पता चल गया, सिक्किम में 3 मठ है। तो मेन इम्पोर्टेंट पता है, आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे। मेन जो हमारे देश में 4 मठ जाने जाते हैं, कभी भी आ जाए मठ, तो 4 मठ बनाए गए थे, 4। ठीक है, किसने बनाए? आदि शंकराचार्य। किसने? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने कितने मठ बनाए? 4 मठ। और ये मठ कौन कौन से हैं तो आपको मैं समझाता हूँ बारी बारी, ठीक है। ये मठ आते हैं 4 मठ, और पूरे देश में फेमस मठ हैं, ठीक है। पहला मठ आता है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, ठीक है। इसको एकदम आसान सही लिखता हूँ मैं इसको, ये नीचे ये और गेरी। ये किसने बनाए? आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, और चारों मठों में अपने जो शिष्य होते हैं, ठीक है, उनको सौंप दिया, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करो। समझ गया? ये आता है श्रृंगेरी। ये कहाँ पर है? ये है वैसे कर्नाटक में। कहाँ पर है? पहला कर्नाटक, ठीक है, याद रहेगा। श्रृंगेरी, श्रृंगार कहाँ होता है? कर्नाटक, याद रहेगा। नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? रामेश्वरम, बहुत बार सुना होगा नाम, रामेश्वरम। तो पहला आदि शंकराचार्य का कौन सा मठ था? श्रृंगेरी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा मठ कौन सा आता है? एक आता है गोवर्धन मठ। कौन सा? गोवर्धन, ठीक है। गोवर्धन मठ कहाँ पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये उड़ीसा में कहाँ पर? पुरी में। जैसे श्रृंगेरी कहाँ पर? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर? रामेश्वरम में। ऐसे गोवर्धन मठ कहाँ पर है? 4 ही मठ है मेन। पहला आ गया श्रृंगेरी, दूसरा आ गया गोवर्धन, ठीक है। पहला कहाँ पर है? श्रृंगेरी कहाँ पर है? रामेश्वर के कहाँ? कर्नाटक जिले में, ठीक है। दूसरा आता है गोवर्धन में कहाँ? पुरी में है। और पुरी में भी कहाँ ना? उड़ीसा में कहाँ? पुरी में। समझ रहे हो? ठीक है, 2 मठ हो गए। तीसरा मठ कहाँ आएगा? तीसरा मठ आएगा द्वारका मठ। कौन सा? द्वारका मठ या शारदा मठ। इसे द्वारका मठ भी कहा जाता है, शारदा मठ भी कहा जाता है, काफ़ी फेमस है। और ये कहाँ पर है? मोदी बाबा कहाँ के हैं? याद करो, मोदी बाबा कहाँ के? गुजरात के। और गुजरात से ये है, समझ गए? गुजरात में कौन सा है? शारदा नदी। समझ रहे हो? शारदा मठ या द्वारका मठ, याद आ गया अब? तीसरा कौन सा है? द्वारका या शारदा मठ। ओके सर। अगला मठ कौन सा आएगा? अगला आएगा ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ है। समझ गया? ज्योति मठ याद रख लो। ये कहाँ पर? उत्तराखंड है। ज्योति कहाँ की थी? पहाड़ों से। पहाड़ों में क्या होती है? सुंदरता। ज्योति क्या थी? सुंदर थी, ठीक है। ये कहाँ पर है? पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखोगे, ज्योति कहाँ की थी? उत्तराखंड से, बहुत सुंदर थी, ठीक है। चौथा मठ कौन सा आ गया? ज्योति मठ, ठीक है। ये कहाँ से? उत्तराखंड में। पहला मठ कौन सा? श्रृंगार कहाँ होता है? कर्नाटक में। दूसरा कौन सा? गोवर्धन कहाँ? उड़ीसा, नीचे। गोवर्धन वैसे मथुरा में है, नाम काफ़ी फेमस है, लेकिन हम मानेंगे कहाँ? उड़ीसा में इसका मठ है, ठीक है। अगला कौन सा? द्वारका या शारदा मठ। शारदा कहाँ? गुजरात में, याद रहेगा। ज्योति कहाँ थी? ज्योति थी सुंदर कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या ठंड होती है पता है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में